मुद्रा और साख। मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है। मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करते हैं। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझे और परखे कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते थे। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है। भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर हैं। हमें मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा गुणक, यह आधुनिक प्रणाली के पृष्ठभाग जैसे विषयों को अध्याय में नहीं रखा गया, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्टॉक जनता के पास करेंसी तथा बैंकों में इनकी मांग जमाओ से मिलकर बनता है। यह वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं, और सरकार को यह सुनिश्चित कराना होता है कि मुद्रा प्रणाली सरलता पूर्वक काम करे। क्या होगा यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी नोट नई करेंसी में बदल जाने के लिए अमान्य हो जाएंगे। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए की करेंसी की नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 और 2000 रुपए के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तभी से लोगों को लेन देन के लिए नकदी के स्थान पर बैंक जमाओं का प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। बैंक से बैंक हस्तांतरण, इंटरनेट, मोबाइल फोन, चेक, एटीएम कार्ड, दुकानों पर पीओएस, पॉइंट टू पॉइंट मशीन द्वारा नकदी रहित लेन देन विधियां उपयोग में आई। इनको लेन देन के लिए नकदी की आवश्यकताओं को कम करने तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थी से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और प्रभाव पर बहस करने के लिए कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को उन बृहद क्षेत्रों का उन बृहद मतलब विशाल क्षेत्रों का कोलाज बनाने के लिए कहा जा सकता है, जिनमें नगद एवं नगद रहित लेन देन का प्रयोग किया जाता है, और कौन सा क्षेत्र तर्क संगत और वैज्ञानिकी है। सभी विद्यार्थियों को यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक लेन देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में मुद्रा नहीं है। साख साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इसीलिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझना जरूरी है। अध्याय के दूसरे भाग में इस पर नजर डाली गई कि किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में हजारों तरह की साख व्यवस्थाएं देखते हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि अगर विद्यार्थी के परिवेश में जुड़ी साख सुविधा व्यवस्थाओं के जरिए उन्हें इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो, खास तौर से गरीबों के लिए, और यथोचित शर्तों पर। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह लोगों का अधिकार है, और इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। बहुत से नवीन प्रयास जैसे कि ग्रामीण बैंकों के हस्तक्षेप से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं है। हमें नए तरीके ढूंढने की आवश्यकता है, और यह विकासशील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है। जानकारी के स्रोत। इस अध्याय में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के साख संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ग्रामीण कर्जों पर किए गए सर्वेक्षण से लिए गए हैं। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण 2013 एनएसएसओ द्वारा संचालित ग्रामीण बैंक पर जानकारी और आंकड़े अखबारों और वेबसाइट से ली गई है। बैंक संबंधी आंकड़ों की विस्तृत जानकारी या किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक WRBI ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह पर आंकड़े राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। WWNB नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन
पे जाकर आप देख सकते हैं, नाबार्ड पे भी देख सकते हैं। मुद्रा और साख अध्याय 3, मुद्रा का भी नियम नियम का एक माध्यम। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा सक रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है उसका विनियम किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसीलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वो बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इसे मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे गेहूं के लिए मैं जूते दूंगा। इसे आवश्यकताओं को दोहराएं संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं को दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। इसी की तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वे ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का मध्यस्थता कहते हैं। ये चित्र में मुद्रा दिखा रखा है, आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग में वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी में अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही हो? मुद्रा के आधुनिक रूप। प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय के माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल में ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का सिक्के का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। ये गुप्त कालीन में सिक्के दिखा रखे हैं, तुगलक के सिक्के दिखा रखे हैं, अकबर कालीन सोने की मुहर दिखा रखी है और आधुनिक सिक्का दिखा रखा है। करेंसी की मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। ये चीज जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इसी प्रकार का अपनाया कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय के माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इस विनिमय का माध्यम इसीलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी की नोट जारी करता है। भारतीय कानून अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा के जरिए
जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए माना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार करता है। बैंकों में निक्षेप लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी का जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इसे अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खुलवाकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इसी तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलती है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकाल जा सकता है, इसीलिए इसे जमा की मांग जमा कहा जाता है। जमा की मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इस मुद्रा का विनिमय का माध्यम में महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अपने नकद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम चमड़ा आपूर्ति को भुगतान करता है और इसे के लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेनदेन बिना नकद की अदायगी को पूरा हो जाता है। ये चेक बनता है ऐसे खाता नंबर रहता है, बीच में बैंक या शाखा का नाम होता है, चेक नंबर होता है, बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड होती है और यहाँ पे पैसे भर दिया जाता है धारक या बैंक बाई बेयरर। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान के माध्यम स्वीकार किया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंक के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी की और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। ये कई सारे बैंक के कार्ड दिखा रखे हैं, आओ इन पर विचार करें। एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नगद निकालना चाहता है। इसके लिए वह चेक कैसे लिखता? सही उत्तर पर निशान लगाए। सलीम और प्रेम के बीच लेनदेन के बाद सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के खाते में शेष बढ़ जाता है। सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाता है और प्रेम के खाते में शेष बढ़ जाता है। सलीम के बैंक खाते में बढ़ जाता है और सलीम के बैंक खाते में घट जाता है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? बैंक को ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक की कहानी को आगे बढ़ते हैं। बैंक जनता से धन जमा खाते को स्वीकार करते हैं। उसका क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम करती है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। विभिन्न
आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। इससे हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की एक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करता है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदार के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धन राशि की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा? लोग बैंक लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। बैंक की आय बढ़ती है और इधर लोग ऋण लेते हैं, कर्जदार बनते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजामर्रा गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्ज को धन वस्तुओं और सेवाओं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूते निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को उस समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चे माल भी खरीदना है और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इसे बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिरी में सलीम जूते पहुंचाने के कामयाब होता है, उसे अच्छे खासे लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है और ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इसी प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। दूसरा, सपना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर फसल तैयार करने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्च के लिए साहूकार इससे ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कवाती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है और इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है। वो अपना कर्ज वापस कर सके वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसलों की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद कर वापस देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा
जाता है। इसे मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। आइए इन पर विचार करें। निम्नलिखित तालिका को पूर्ति करें। सलीम और स्वप्ना के उन्होंने ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जोखिम क्या था, परिणाम क्या हुआ। मान लीजिए कि सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी। कौन से कारण है जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं। निम्नलिखित कारकों पर चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाई, साहूकार और भूमि, मौसम, तीनों चीज पे चर्चा। ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम साथ अदा करना होता है। मेक योर ड्रीम कम ट्रू विथ आवर, ये चित्र में दिखा रखा है। मेक योर ड्रीम के लिए अदा करना करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थन ऋण धार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। ऋण समर्थक ऋण धार ऐसी संपत्ति है जिसकी मालिक कर्जदार है, जैसा कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों की पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारकर्ता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का उत्पादन नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता उसे भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसी कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज का ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस पर कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों पर लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणधार के रूप में रख लेता है और जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। मेघा के आवास ऋण को निम्नलिखित विवरण की पूर्ति करें। ऋण राशि, ऋण अवधि, आवश्यक कागजात, ब्याज की दर और अदायगी का स्वरूप। समर्थन ऋणधार। ब्याज दर, समर्थन ऋणधार, आवश्यकता कागज और भुगतान के तरीके में सम्मिलित रूप से ऋणों की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। आओ इन पर विचार करें। ये चित्र में घर दिखाया गया है, घर पे ऋण लिया गया है। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणधार की मांग क्यों करता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह अनेक कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। ऋण लेते समय कर्जदार आसानी ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ निम्न या उच्च ब्याज दर, आसानी या कठिन अदायगी शर्त, कम या अधिक समर्थक ऋणधार एवं आवश्यक कागजात देता है। विविध प्रकार के साख प्रबंधन। एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण संबंधी को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्त थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने की फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है, के एक छोटे किसान श्यामला से मिलते हैं। श्यामला की
श्यामला का कहना है कि उसे अपने 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। 60% वार्षिक। पिछले वर्ष कुछ वर्षों में श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी अगत्य जरूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर अब और बाद में कीमत बढ़ने पर बेच कर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है और फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमत बढ़ने पर बेचता है। ये चित्र में आलू की खेती में आलू बीनते हुए लोग दिखाए गए हैं। अब अरुणा से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर है के काम निरीक्षण कर रहा है। अरुणा के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुणा सोनपुर के उन लोगों में से है जिसे खेत के लिए बैंक से ऋण मिलता है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्ष में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुका है। रमा निकट के खेतों में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीनों रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपनी रोजामर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराने ऋण लौटा भी नहीं पाती। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों का कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसान बुनकर, औद्योगिक मजदूर इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समितियां सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके अलावा 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंकों से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी की इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती और कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने और घर बनाने अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। ये चित्र में दिखाए गए हैं, आओ इन पर विचार करें। सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाएं। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में ऋणों के विभिन्न प्रयोग वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन किसान मजदूरों के लिए ऋण की शर्तों की तुलना कीजिए। श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज्यादा आय क्यों होगी? क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिल सकता है? किन लोगों को मिल सकता है? सही उत्तर का निशान लगाएं। समय के साथ रमा का ऋण बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा। अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जो बैंकों से उधार लेते हैं, क्योंकि गांव के अन्य लोग साहूकार से कर्ज लेना चाहते हैं। बैंक समर्थन ऋणधार की मांग करते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। बैंक
ऋण पर ब्याज दरें उतने ही है जितना कि व्यापारी लेते हैं। कुछ लोग से बातचीत कीजिए जिनसे आपको अपने क्षेत्र में ऋण प्रबंधन के बारे में कोई जानकारी मिले। अपनी बातचीत कोई रिकॉर्ड कीजिए। विभिन्न लोगों में ऋण की शर्तों में विभिन्नता को लिखिए। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरण में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र में आ रहा है या औपचारिक क्षेत्र में? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों को औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने, लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा? चित्र में दिखाए गए हैं ये किसान जो कि खेत में हल चलाता हुआ। ये आलेख 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख स्रोत दिखाया गया है। सरकारी में 1%, अन्य अनौपचारिक स्रोत में 2%, रिश्तेदार एवं मित्र में 8%, सहकारी समितियां या बैंक 25%, व्यावसायिक बैंक 25%, साहूकार 33%, जिम्मेदार 1%, अनौपचारिक स्रोत 5% वाले व्यवसायिक और व्यापारी को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरें पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना अनौपचारिक क्षेत्रों के ज्यादातर ऋणदाताओं कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाताओं को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ कर्जदारों की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचाती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरें के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके लिए जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं और नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे किसे क्या मिलता है? आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण का औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों के 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतों अनौपचारिक स्रोतों से पूरा होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक शर्तों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोत से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं।
औपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्जदाताओं की आलेख 2 में शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक है। गरीब परिवार 85 15%, कम संपत्ति वाले परिवार 53 और 47, 28 72, समृद्ध परिवार 10 और 90, अमीर परिवार। नीला वाला अनौपचारिक स्रोत से ऋण का प्रतिशत है, बैगनी वाला औपचारिक स्रोत से ऋण का प्रतिशत है। आय बढ़ाने का काम कम कर पाता है, इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋण का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरत है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवारों की औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरत है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। आओ इन पर विचार करें। ऋण का औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? सभी लोगों के लिए यथोचित दरें पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसे कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे? उसकी काम मुश्किल क्यों? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना अमीर परिवारों की औपचारिक ऋण की हिस्सा अधिक क्यों है? ये चित्र में क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? रजाई की सिलाई करता एक मजदूर चित्र में दिखाया गया। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेने अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणधार के अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणधार के भी ऋण के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकता है, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन में लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करें। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूहों से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिए जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों का छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत, बीज खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने
की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां एक तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा होती है। गुजरात में महिलाओं का स्वयं समूह सहायता समूह की बैठक ये चित्र में दिखाया गया है। ये गुजरात में महिलाओं का सहायता समूह दिखाई गई है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दर पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंकों के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाले ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह के छोटे आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्त पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सारांश: इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों को बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। इस तरफ जमाकर्ता अपने धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंक से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक अभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदारों की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब परिवार को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक स्रोत क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर भी निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। ये अभ्यास प्रश्न नीचे दे रखी है। ये अतिरिक्त परियोजना एवं कार्यक्रम नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्र के विभिन्न लोगों के व्यवसाय दिखाती है। इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की जरूरत हो सकती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए ऋण लेने के कारण और व्यवसाय, निर्माण मजदूरी और कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र, सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति, दिल्ली में प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकरानी, छोटी व्यापारी, छोटा ऑटो रिक्शा, बंद फैक्ट्री में मजदूर। आगे लोगों को 2 वर्गों में विभाजित कीजिए, जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है। अपने वर्गीकरण के लिए किन कारकों का उपयोग किया जा सकता है?